गलती नहीं करेगा कि मूर्ति को उठा के बाहर कर दे। लोग उसको पापी कहेंगे, अटैक भी हो सकता है उसके ऊपर। तो ये कोई सही डिसीजन नहीं है। इससे पूरे शहर में दंगे भी स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन जब उसके बाद भी प्रेशर बनाया जाता है तो के नायर कहते हैं कि मुझे जॉब ही नहीं करनी है, वो रिजाइन मार देते हैं। तो ये सारी चीजें लेटर के थ्रू डिस्कस हो रही थी और मल्टीपल डिस्कशन के बाद सरकार जो थी वो सिचुएशन को भांप लेती है और वो ये डिसाइड करती है कि मूर्ति को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन दोनों साइड नाराज ना हो जाए तो इसके लिए 5 जनवरी 1950 को मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवाती है कि इस पूरे एरिया को अब आम जनता के लिए लॉक कर दिया जाए। इनर और आउटर सारे पोर्शंस को बंद कर दिया जाए और इसमें बस एक चीज की जाती है कि जो पुजारी थे उनको सिर्फ अलाउ किया जाता है कि जो आउटर पोर्शन में राम चबूतरा था वहां पे रामलला की पूजा और भोग लगाने के लिए वो अलाउ कर देती है और जो आम जनता रहती है वो दूर से दर्शन कर सकती है। और इसके बाद ये डिसाइड होता है कि इनर पोर्शन किसका है, आउटर पोर्शन किसका है, किसकी गलती है, मालिकाना हक किसका है। ये सारी चीजें अब कोर्ट से डिसाइड होंगी और जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी। अब ये सारी चीजें देख के 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशरद फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मैं पूजा करना चाह रहा हूं और मुझे पूजा नहीं करने दी जा रही है, वो भी उस पोर्शन में जो ऑलरेडी हम लोगों का। इसी के साथ साथ 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो था वो भी एक अलग से केस फाइल कर देता है। तो ये सारी चीजें देख के कोर्ट इन सब चीजों को सीरियसली लेता है और एक ऑर्डर देता है कि जो पूरा विवादित एरिया है इसका एक ऑफिशियल मैप रेडी किया जाए। ये ऑर्डर 1 अप्रैल 1950 को दिया जाता है और 25 जून 1950 को लोकल कमिश्नर जो था इस पूरे एरिया के 2 साइड प्लान सबमिट करता है। एक तो ये मैप और दूसरा ये बिल्डिंग के साथ विद लोकेलिटी ये मैप देते हैं। अब जब ये डिसाइड होता है कि इसका सारा का सारा फैसला जो है वो कोर्ट से डिसाइड होगा तो बैक टू बैक केस डाले जाते हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि हमें अंदर जाके रामलला की पूजा करने दी जाए और मुस्लिम पक्ष जो था वो ये कहता है कि जो मूर्ति है इसको मस्जिद से बाहर निकाला जाए। कोर्ट के अंदर ये जो मस्जिद वाला एरिया था उसको विवादित ढांचा बोला गया और जो बाकी पूरा का पूरा लैंड था उसको विवादित एरिया बोला गया। मुस्लिम्स की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वो केस लड़ रहा था। उनका कहना था कि ये जो मस्जिद है ये बाबर ने बनाई थी, बाबर एक सुन्नी था और उस हिसाब से जो जमीन है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है। अब ये जितने भी लोग केसेस कर रहे थे ये सारे केसेस इकट्ठे करके हाई कोर्ट में एक साथ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन डिले बहुत हो रहा था इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि फैसला आना ही अपने आप में हार्मोनी खराब कर देता था पूरे शहर की। अब जो हिंदू संगठन थे जैसे वीएचपी, आरएसएस, वो इन सारी चीजों से खुश नहीं थे। उनको लगा कि ऐसे तो कभी जमीन मिलेगी ही नहीं, तो ये लोग इसके लिए अलग अलग टीम बना के काम स्टार्ट कर देते हैं। अब इसी बीच में ईयर 1980 में जो जनता पार्टी थी वो डिसॉल्व होकर एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम था बीजेपी। अब इसके बाद अप्रैल 1984 में वीएचपी एक कैंपेन स्टार्ट करती है ताकि ऑल ओवर इंडिया से ये राम मंदिर बनाने की जो मुहिम है ये बहुत तेज हो जाए। तो वीएचपी जो थी वो इंडिया के अंदर अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा निकालने का प्लान बनाती है ताकि पूरे देश का सपोर्ट मिले और इसमें भी ये प्लान था कि ये लोग स्पीचेस देंगे जगह जगह जाके और इस पूरे मुद्दे को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने। तो इनका प्लान जो था वो सितंबर 1984 में रथ यात्रा करने का था, लेकिन इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है और देश का जो माहौल था वो काफी खराब हो जाता है। तो ये जो यात्रा थी वो रोक दी जाती है। इसी बीच इलेक्शन होते हैं और पहली बार बीजेपी इलेक्शन में खड़ी होती है। इनफैक्ट बीजेपी का जो पहला मैनिफेस्टो था उसमें राम मंदिर के बारे में नहीं था। तो इलेक्शन होता है और पहली बार बीजेपी खड़ी हुई थी तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती है, सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं इनको और इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को हटा के लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 1985 में वीएचपी इंडिया के अंदर 25 जगह पे दोबारा से रथ यात्रा स्टार्ट करती है और जगह जगह से लोगों का भारी सपोर्ट मिलता है बीएचपी को, जिसको देख के हर कोई सरप्राइज हो जाता है। और यही वो टाइम था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे से जोड़ा। तो अब राम मंदिर बनवाने के लिए आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी एक साथ सामने आ रहे थे और लोगों का भारी सपोर्ट मिल रहा था। और सेम ईयर 1985 में कांग्रेस भी फंसती है जब शाहबानू केस का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो आता है। उस फैसले से कई सारे मुस्लिम ग्रुप्स जो थे वो बहुत गुस्से में थे। ये गुस्सा इतना ज्यादा था कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो थे वो संभाल नहीं पा रहे थे इसको। तो उन्होंने क्या किया कि एक कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था शाहबानू केस के लिए उसको पलट दिया था। अब जैसे ये हुआ तो राजीव गांधी के ऊपर एलिगेशन लगे कि ये मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूरा जो हिंदू बेल्ट था अब उसमें बीजेपी और वीएचपी की बातें ज्यादा हो रही थी। इसके साथ 25 जनवरी 1986 को लॉयर उमेश चंद पांडे जो थे इन्होंने अपील कर दी थी कि रामलला की जो पूजा करने के लिए हिंदुओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको हटा दिया जाए। तो इसको लेके लोगों में भी बहुत हल्ला होने लगता है, गवर्नमेंट भी प्रेशर में आती है। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी इसी बीच में अचानक से हाई कोर्ट के जज ऑर्डर दे देते हैं कि हिंदुओं के दर्शन के लिए रामलला के जो गेट है उसको खोल दिया जाए। अब ये जो फैसला है ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इस फैसले को लेके बहुत ज्यादा हल्ला होने लगता है क्योंकि जिस तरीके से इसको लागू किया गया था राजीव गांधी के ऊपर सवाल उठने लगे थे कि आने वाले इलेक्शन में हिंदू वोट बैंक को दोबारा से अपनी तरफ करने के लिए यह कदम उठाया गया। क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था उसी के 40 मिनट के अंदर ये ताला खोल दिया गया था और ये जो ताला खोला गया था इस पूरे प्रोसेस को लाइव टीवी पे टेलीकास्ट कराया गया था। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कोर्ट को अश्योर किया था कि अगर ताला खोला जाता है तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी, जबकि जब ताला लगाया गया था तो यही हवाला दिया गया था
कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ताला लगाना जरूरी है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे बातें चेंज हो गई थी। इस पूरे केस के अंदर जो जल्दबाजी हुई उससे जो इनकी इंटेंशन थी उसके ऊपर डाउट आया, क्योंकि एक नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर की तरह नहीं चल रहा था। राजीव गांधी पे ब्लेम है कि उन्होंने इस शाहबानो केस के डैमेज कंट्रोल करने के लिए और हिंदू अपीजमेंट के लिए किया है। तो इससे जो राजीव गांधी थे वो दोनों तरफ से फंसे थे, और जब ताला खोला जाता है तो उसके बाद जो हिंदू ग्रुप्स थे वो फिर से राम मंदिर को बनाने की मांग को तेज कर देते हैं। और ये सारी चीजें देख के मुस्लिम्स ने भी बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी बनाई, जिसका काम इस मामले से डील करने की प्लानिंग बना के आगे बढ़ने का था, क्योंकि इस मुद्दे ने पूरी तरीके से पॉलिटिकल एंगल ले लिया था। लेकिन बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी जो थी वो कोई कोर्ट में जाके प्रेजेंट नहीं होती थी। मुस्लिम्स की तरफ से कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वही एक पार्टी थी, वहीं अपोजिट पार्टी थी निर्मोही अखाड़ा जो राम चबूतरे के ऊपर पुजारी पूजा करते थे, और तीसरी पार्टी 1989 में खुद रामलला बनते हैं। एक्चुअली इंडिया में लॉ है कि अगर मंदिर वगैरह का कोई इशू होता है तो उसमें देवी देवता जो होते हैं वो भी केस लड़ सकते हैं अपने हक के लिए, और सारी कागजी कार्रवाई वगैरह जो होती है वो उनके बिहाफ पे उनका कोई भक्त कर सकता है। तो ईयर 1989 में देवकी नंदन अग्रवाल जो कि फॉर्मर जज भी थे और वीएचपी के लीडर भी थे, वो रामलला की तरफ से सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं, और इनकी डेथ के बाद त्रिलोकीनाथ पांडे केस लड़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसको लेके केसेस तो बहुत फाइल हुए, लेकिन मेन जो पार्टी थी वो तीन थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला खुद, जिनका नाम कोर्ट में रामलला विराजमान के नाम से लिया जाएगा। अब ताला खुलने के बाद ईयर 1989 फरवरी में कुंभ का मेला था, और इसमें ऐलान कर दिया गया था कि बहुत हो गया, अब 9 महीने बाद 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास होगा, मतलब कि एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो रख दिया जाएगा विवादित एरिया पे। ये एक तरह से सिंबॉलिक एक्ट की तरह माना जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो ये जो चीज थी वो गांव-गांव में वीएचपी ने प्रमोट की, लोगों ने शिला पूजन किया, जिसमें लोग ईंट पे राम लिख के अयोध्या ले जाने लगे कि इन ईंटों का यूज करके मंदिर बनेगा, और 3.5 लाख से भी ज्यादा शिलाएं जो थी वो इकट्ठा करके अयोध्या लाई गई थी। लेकिन ये जो इवेंट इन्होंने प्लान किया था शिलान्यास का, इसमें कोई दिक्कत ना आए, कोई रुकावट ना आए, इसके लिए वीएचपी के लीडर्स ने 17 अक्टूबर 1989 को होम मिनिस्टर बूटा सिंह से अश्योरेंस ले ली थी। उन्होंने अश्योरेंस दी थी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो भी इसमें कोई आनाकानी नहीं करता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता। लेकिन ये जो इवेंट था इसमें दंगे होने की बहुत ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे, और उधर से मुस्लिम्स भी अगर आ जाते तो लड़ाई होने के चांसेस थे। लेकिन 9 नवंबर 1989 को होम मिनिस्टर बूटा सिंह और यूपी के सीएम नारायण दत्त तिवारी, इनकी मौजूदगी में शिलान्यास कर दिया जाता है, और कोई दंगे नहीं होते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। एक एक स्टेप करके वीएचपी और आरएसएस जो थी मंदिर बनाने के लिए वो आगे बढ़ा रही थी, और इलेक्शन आने वाले थे तो ये सारी चीजें देख के बीजेपी भी इसमें कूदती है। नवंबर 1989 को लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, इन्होंने भी रथ यात्रा का अनाउंसमेंट कर दिया था, और ये जो यात्रा थी वो वीएचपी के जो रथ यात्रा थी उससे अलग अनाउंस की गई थी। इस रथ यात्रा को सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ टेम्पल से स्टार्ट किया जाता है, और इस रथ यात्रा को अलग अलग रीजन से होके 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके अयोध्या पहुंचना था। जब ये यात्रा शुरू होती है तो पूरे इंडिया में हल्ला होता है, और बीजेपी पार्टी इस वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। इस यात्रा की वजह से पूरे इंडिया में राम मंदिर का मुद्दा उठ गया था, और कई जगह पे दंगे भी होने लगे थे, स्पेशली वहां पे जहां पे हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन का जो बैलेंस था वो बराबर नहीं था। अब ये जो रथ यात्रा थी ये कुछ दिन बाद 22 अक्टूबर 1990 को बिहार पहुंचती है। जैसे ही आडवाणी बिहार पहुंचते हैं तो 22 अक्टूबर 1990 को रात 3 बजे बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा देते हैं। लालू प्रसाद यादव का कहना था कि ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे देश में दंगे हो रहे हैं और बिहार का भी माहौल खराब होगा, तो इस यात्रा को यहीं पे रोक दिया जाता है। बीजेपी जो 1984 में 2 सीटें जीती थी, लाल कृष्ण आडवाणी का इस राम मंदिर के मुद्दे से जुड़ने का जो फैसला था वो काम आया, और 1989 के इलेक्शन में बीजेपी सीधे 85 सीट जीत जाती है। यूपी, राजस्थान, एमपी, हिमाचल प्रदेश, बीजेपी गवर्नमेंट बनती है इन स्टेट्स में, और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अंदर भी और पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा नाम बन गया था, और राम मंदिर को बनवाना बीजेपी के मैनिफेस्टो तक में ऐड कर दिया गया था। अब इस यात्रा को बिहार में रोक तो दिया जाता था, लेकिन इस यात्रा को 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में पहुंच के, जहां पे रामलला विराजमान थे, वहां पे पहुंच के कंप्लीट होना था। तो जब लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा बिहार में रुक जाती है तो जो बाकी के कर सेवक होते हैं वो अयोध्या पहुंचते हैं। देखिए, कर सेवक वो होते हैं जो कर सेवा करते हैं, मतलब कि बिना स्वार्थ के अपने रिलीजन के लिए काम करना, सेवा करना। तो कर सेवक कहते हैं कि भले ही यात्रा बिहार में रोक दी गई है, लेकिन वो अयोध्या जाएंगे और वहां जाके कर सेवा करेंगे। लेकिन इस पे मुलायम सिंह जी ने कहा कि वो जो विवादित एरिया है वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर कोई आएगा तो अच्छा नहीं होगा। इसको जो कर सेवक थे उसको एज अ चैलेंज की तरह लिया, और 30 अक्टूबर को कर सेवक जो थे वो अयोध्या का जो विवादित एरिया था वहां पहुंचते हैं। वहां उनको पुलिस रोक देती है। तो कर सेवक जो थे उसमें एक साधु था जो पहले ड्राइवर था, तो वो साइड से पुलिस की बस को उठा के उसमें कर सेवक को भर के
विवादित एरिया जो था वहां पहुंच जाता है और एक भगवा झंडा बाबरी मस्जिद पे लगाने की कोशिश करता है। लेकिन मुलायम सिंह के ऑर्डर पे जो कर सेवक थे उनके ऊपर पुलिस फायरिंग कर देती है, जिससे 30 से ज्यादा कर सेवकों की जान चली जाती है। अच्छा, जब ये सारी चीजें हुई थी तो एक कोइंसिडेंस भी हुआ था। एक बंदर था, वो भी भगवा झंडा लेके गुम्बद पे चढ़ गया था, तो उसको भी कर सेवक ने भगवान हनुमान का रूप माना। अब इसके बाद ईयर आता है 1991 और बीजेपी काफी स्ट्रांग हो गई थी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी के बारे में बात हो रही थी और यूपी के अंदर भी बीजेपी जीत जाती है। 24 जून 1991 को पहली बार बीजेपी की यूपी के अंदर सरकार बनती है और बीजेपी से कल्याण सिंह यूपी के सीएम बनते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां पे कांग्रेस ही जीत के आई थी, तो वहां पे पीवी नरसिम्हा राव वो पीएम बने थे। बीजेपी को 3 सीट्स मिली थी, जिससे हर कोई हैरान था। और इसके बाद राम मंदिर की इंपॉर्टेंस नेता लोगों को भी समझ में आने लगी थी। कल्याण सिंह सीएम बनते ही अयोध्या जाके शपथ लेते हैं और बोलते हैं राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। और ये नारा काफी फेमस भी होता है। और कुछ दिन बाद 7 अक्टूबर 1991 को कल्याण सिंह एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 4, 6 एंड 17 के अंडर वो विवादित एरिया जो था और उसके आसपास का जो एरिया था वो अपने पास यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ले लेते हैं। इस एक्ट में यह था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो टूरिज्म और डेवलपमेंट के लिए लैंड एक्वायर कर सकती है। तो कल्याण सिंह ने यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने पहले तो एरिया अपने अंडर में लिया, फिर एक ट्रस्ट था राम जन्मभूमि न्यास, ये वीएचपी का ही ट्रस्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव था राम जन्मभूमि को बनाना। तो इस ट्रस्ट को 1 रुपए की लीज में ये पूरी जमीन दे दी जाती है और ऐसा बोला गया कि इस एरिया में श्री राम कथा पार्क बनाया जाएगा टूरिज्म और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसके तुरंत बाद मुस्लिम ग्रुप जो थे वो कोर्ट पहुंच जाते हैं कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसके बाद हाई कोर्ट जो थी इस फैसले के ऊपर स्टे लगा देती है और ये जो जमीन वगैरह लीज पे दी गई थी ट्रस्ट को, उस पे होल्ड लग जाता है। और इसमें कोर्ट एक चीज और करता है कि इस जमीन के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होगा, मतलब एक छोटा सा भी कंस्ट्रक्शन इस विवादित एरिया के ऊपर कोई नहीं बनवा सकता, क्योंकि दोनों ग्रुप्स की तरफ से अलग अलग ट्रिक्स खेल के पोजीशन लेने की कोशिश की जा रही थी। ये लोग पैसा लगा लगा के आसपास के जो लैंड थे, जो विवादित एरिया था उसके आसपास का जो लैंड था वो सब भी खरीदे थे और इसके लिए बहुत सारे लोग फंड और डोनेशन भी दे रहे थे। अब इसके बाद ईयर शुरू होता है 1992 और कल्याण सिंह यानी कि बीजेपी की सरकार थी। जनवरी 1992 को पहली चीज ये होती है कि जो विवादित एरिया था उसके आसपास बैरियर लगाए हुए थे, तो उन बैरियर्स को हटा दिया जाता है। इससे पहले किसी का भी उस एरिया में बिना परमिशन के आना उतना आसान नहीं था, लेकिन जब ये बैरियर हट जाते हैं तो वहां आना जाना और पॉसिबल हो जाता है। तो ईयर के स्टार्टिंग में इन बैरियर्स को हटा दिया जाता है और फैब के मंथ में आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल एक मीटिंग करते हैं। अभी जो मीटिंग थी इसको लेके कई चीजें बोली गई। फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड थे मलॉय कृष्णधर, इन्होंने क्लेम किया कि इस मीटिंग में 6 दिसंबर 1992 यानी कि कुछ महीने बाद विवादित ढांचा को गिराने की पूरी प्लानिंग की गई। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोर्ट में केस स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर उस जमीन पे मस्जिद रहेगी तो जो कोर्ट है वो इनके हक में फैसला नहीं दे पाएगा। तो ये जो आईबी ऑफिसर थे मलॉय कृष्णधर, इन्होंने क्लेम किया कि इनकी सिक्योरिटी लगी हुई थी। इन्होंने मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी की और अपने सीनियर को भी दी, लेकिन कुछ उससे हुआ नहीं। इसमें मलॉय धर ने कांग्रेस के जो नरसिम्हा राव थे उनको भी ब्लेम किया कि कांग्रेस जो थी वो दोनों ग्रुप को सपोर्ट करने के चक्कर में आंख बंद करके बैठी थी। ये सारे जो एलिगेशन इन्होंने लगाए हैं, इनकी बुक ओपन सीक्रेट्स इंडियाज इंटेलिजेंस इसमें है। और इसके बाद कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन भी हुए थे, जिसमें बोला गया था कि 10 महीने पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। यूट्यूब पे अभी भी वीडियो पड़ी है। अब इसके बाद चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती जाती हैं। 24 मार्च 1992 को कल्याण सिंह यूपी के सीएम बिना डरे पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि चाहे गवर्नमेंट रहे या ना रहे, राम मंदिर बनना चाहिए। अब इस पूरे सिनेरियो में दिक्कत ये थी कि जो हिंदू ग्रुप्स थे उनका कहना था कि ये जो एरिया है उसमें वहां पे उनको कंस्ट्रक्शन करके पूजा तो करने दी जाए, लेकिन कोर्ट से ऑर्डर ही नहीं थे, वहां पे कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो सकता था। 7 जुलाई 1992 को पहली बार पब्लिकली लोगों तक वीएचपी ने अपनी बात पहुंचाई और इनडायरेक्टली कहा कि अगर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता तो विवादित ढांचा गिराया तो जा सकता है, उस पर तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। ये सब सुन के अयोध्या और पूरे इंडिया में एक टेंशन सी बढ़ गई थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि क्या हो जाएगा। 24 सितंबर 1992 को वीएचपी कहती है कि ये ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, आपके पास 3 महीने का टाइम है, गवर्नमेंट कुछ भी करके हमें कंस्ट्रक्शन करने दे, और अगर नहीं करने दिया गया तो हम वेट नहीं करेंगे, हम आगे नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अब ये 3 महीने भी निकल जाते हैं, गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो नेगोशिएशन चल रहे थे वो भी कोलैप्स हो जाते हैं। तो 30 अक्टूबर को धर्म संसद की मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर। धर्म संसद में अलग अलग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाती थी राम मंदिर को बनाने के लिए। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को कर सेवा की जाएगी अयोध्या के अंदर। अब कर सेवा की जाएगी वहां पे, इसका मतलब यह था कि वहां जाके राम चबूतरा से थोड़ी दूर पर एक एक मुट्ठी मिट्टी लेके जाएंगे और भजन और
कीर्तन होगा। लेकिन कई सारे लोगों को यह डर था कि वहां पे जाके ये जो विवादित ढांचा है उसको गिराने की प्लानिंग हो रही है। और इस मीटिंग के बाद पूरे देश में एक टेंशन का माहौल था कि 6 दिसंबर 1992 को क्या होगा। फिर आगे चल के जो कर सेवा का प्रोग्राम था इसको रोकने की बात की गई, तो कल्याण सिंह यूपी के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी और यूपी विधानसभा में गारंटी ली कि खाली कर सेवा होगी और मस्जिद को कुछ नहीं होगा। और उन्होंने ये भी चीज ऐड करी कि ऐसे टाइम पे अगर हम कर सेवा को रोकेंगे तो दंगे और उल्टा भड़क जाएंगे। अब ये सारी चीजें करने के बाद कल्याण सिंह ने क्या किया, उन्होंने राइटिंग में सिक्योरिटी को बोला कि किसी भी सिचुएशन में कर सेवक के ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए। प्रकाश सिंह जो डीजीपी थे उन्होंने कहा कि यूपी गवर्नमेंट ऐसे ऑफिसर्स लगा रही थी मंदिर के आसपास जो उनके हिसाब से चले। सरकार का यह प्रयास था अयोध्या और उसके आसपास ऐसे अधिकारी